हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सिमरन कौर एंड आज हम फिनिश करेंगे क्लास 10th की फुल इकोनॉमिक्स एक वीडियो में। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहला चैप्टर है हमारा डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट वर्ड का मतलब प्रोग्रेस होता है, चेंज सोसाइटी में, जो एक डिजायरेबल चेंज हो, ऐसा चेंज जो आप चाहते हो कि आए, दैट इज डेवलपमेंट। सपोज देयर इज अ गर्ल, तो उस गर्ल के लिए अगर उसे अपने ब्रदर जितनी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, सो दैट इज डेवलपमेंट फॉर हर, है ना। अगर कोई पर्सन है जिसके पास जॉब नहीं है, अगर हम उसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें तो उस पर्सन के लिए वो डेवलपमेंट होगी। अगर किसी के पास घर नहीं था और उसको घर मिल गया, तो यानी कि वो उस पर्सन का प्रोग्रेस है, वो उसकी डेवलपमेंट है ना। तो डेवलपमेंट हर पर्सन के लिए डिफरेंट होती है, तो हर पर्सन का डेवलपमेंट गोल डिफरेंट होता है। एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। डेवलपमेंट का मतलब अलग है किसी पर्सन के लिए। अगर हम कंट्री की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कंट्री की डेवलपमेंट को क्या कहते हैं? नेशनल डेवलपमेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, तो नेशनल डेवलपमेंट हर पर्सन के लिए अलग है। हर पर्सन के लिए उसका गोल भी डिफरेंट होगा, पर्सनल डेवलपमेंट का भी और नेशनल डेवलपमेंट का भी। अगर मैं कहूं कि हर एक पर्सन के बीच में इक्वालिटी हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मेरे लिए वो डेवलपमेंट होगी। कोई पर्सन कहेगा अगर हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ जाए तो वो डेवलपमेंट है। तो हर पर्सन के लिए डेवलपमेंट गोल डिफरेंट होता है। अब कई बार हमारे जो डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, ये कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। कन्फ्लिक्टिंग का मतलब, सपोज एक जगह गवर्नमेंट को डैम्स बिल्ड करने हैं। अब डैम्स बनने से क्या होगा? फार्मर्स को बहुत ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज दे विल गेट वाटर फॉर इरिगेशन। हमें भी फायदा होगा क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होगी वहां पर। तो ये तो डैम का फायदा हमें हो गया। सो इट इज अ डेवलपमेंट गोल फॉर फार्मर्स एंड अस, ठीक है। बट जो उस डैम के आसपास लोग रह रहे हैं, अगर हमें, मतलब उस वाटर बॉडी के आसपास अगर जो लोग रह रहे हैं, अगर हमें डैम बिल्ड करना होता है तो उन लोगों को वहां से हटा दिया जाता है। तो बेसिकली उनका घर वहां से अलग हो गया ना, तो वो उनके लिए क्या है? वो कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंट गोल हो गया ना, कि हमारे लिए तो वो डेवलपमेंट है बट उन लोगों का उसमें नुकसान हो रहा है। तो what may be development for one may not be development for other, but it may be conflicting for the other person, यानी उस पर्सन के लिए वो नुकसानदायक भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। डेवलपमेंट के लिए लोग मिक्स ऑफ गोल्स को देखते हैं। सपोज मेरे घर के पास मुझे एक जॉब मिली जहां पर मेरी सैलरी 1 लाख रुपीज है, ठीक है, और मेरा वहां पर जाने का किराया भी नहीं लग रहा, कोई एक्सपेंस नहीं है जाने आने में। आई कैन गो ईजिली, इट इज एट अ वॉकिंग डिस्टेंस, ठीक है, बहुत ईजिली मैं वहां जा सकती हूँ। देर इज सम अनदर प्लेस, वहां पर भी मेरी जॉब लगी, वहां पर से भी मुझे जॉब ऑफर आया है और वहां पे सैलरी 2 लाख रुपीज है। बट वहां जाने के लिए जब मैंने टोटल प्लस माइनस किए तो मैंने देखा कि मुझे अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, वहां पे मुझे रेंट पे करना पड़ेगा, तो इतने पैसे तो मेरे वहीं पर लग गए सारे के सारे। तो इस वजह से यहाँ पर नेक्स्ट हमने क्या सोचा कि मेरे को अपने घर के पास ही रहनी चाहिए, इतना तो मेरा किराया लग जाएगा जाने आने में, वरना मुझे वहां पर रेंट पे करना पड़ेगा, अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस हो रहे थे। तो मैंने हर एक चीज को देखा ना, सिर्फ मनी को नहीं देखा। तो डेवलपमेंट में सिर्फ लोग पैसे को नहीं देखते, पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। लोग मिक्स ऑफ गोल्स यानी मल्टीपल गोल्स को देखते हैं, तब जाकर वो एक डिसीजन लेंगे, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? कंट्री लेवल पर डेवलपमेंट। जब हम कहते हैं कि कंट्री की डेवलपमेंट किस तरीके से होनी चाहिए, तो हर एक पर्सन के अलग अलग आइडियाज माइंड में होंगे कि इस तरीके से कंट्री की डेवलपमेंट हो सकती है। अब अगर हमें दो या दो से ज्यादा कंट्रीज को कंपेयर करना होता है तो हम उनकी नेशनल इनकम के बेसिस पर करते हैं। नेशनल इनकम मतलब सब लोगों की इनकम, जितने भी लोग एक कंट्री में रह रहे हैं उन सबकी इनकम को ऐड कर दो। मान लेते हैं कि इंडिया और श्रीलंका की नेशनल इनकम सेम है, मान लिया, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो क्या होगा? हम क्या कहेंगे कि दोनों कंट्री सेम लेवल पर डेवलप हो रही है? नहीं, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इट इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और श्रीलंका की पॉपुलेशन हमारे से कितनी कम है। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि उनकी पॉपुलेशन तो, हमारी पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, यानी हमारे इतने सारे लोग ये वाले अमाउंट कमा रहे हैं और श्रीलंका के इतने से लोग भी ये वाली अमाउंट कमा रहे हैं। आप अगर 1 लाख रुपीज अर्न कर रहे हो सपोज, और आपकी फैमिली में 10 पीपल है, तो वो पैसे 10 पीपल में बटेंगे। बट अगर आप 1 लाख रुपीज अर्न कर रहे हो और आपकी फैमिली में सिर्फ 4 पीपल हैं, तो वो 4 ज्यादा बेनिफिट मिलेगा ना। तो वही सेम चीज है कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप्ड हुई। ऐसे तो श्रीलंका ज्यादा डेवलप्ड हुई उस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या सोचा कि नेशनल इनकम तो दो कंट्रीज की सेम हो सकती है, बट पॉपुलेशन लेवल तो डिफरेंट है।
तो हम क्या करते हैं, एवरेज इनकम का कंसेप्ट निकालते हैं, टोटल कंट्री की इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। तो जब हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा कि एक पर्सन के हिस्से में कितने पैसे आ रहे हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल पर कैपिटा इनकम। ओके, इसी को हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। बट पर कैपिटा इनकम भी कई बार डिस्पैरिटी को हाइड नहीं कर सकती। सपोज एक कंट्री है, वहां पर सबकी इनकम जो है, मतलब टोटल इनकम जो है उस कंट्री की वो 50 लाख है, और दूसरी कंट्री की भी टोटल इनकम 50 लाख है। पर एक कंट्री में क्या है, सब लोगों के पास इक्वल पैसा बटा हुआ है। एक कंट्री ऐसे जहां पर एक पर्सन के पास 40 लाख है और बाकी सब लोगों में 10 लाख, मतलब 10 लाख रुपए बाकी सब लोगों ने बांटे हुए हैं। तो उनके पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं है, एक ही पर्सन के पास सारे रिसोर्सेज हैं। तो ये डिस्पैरिटीज क्रिएट हो जाती हैं जब हम पैसे, मनी के बेसिस पर कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हम एक ट्रू आइडिया कभी नहीं ले पाते। फिर इसके बाद हमने क्या करा, एक इनकम लेवल सेट करा जिसके बेसिस पर हमने बता दिया एक हाई लेवल इनकम वाली कंट्रीज, मिडिल लेवल इनकम वाली कंट्रीज, लो लेवल इनकम वाली कंट्रीज। और कंट्री को जब उनकी इनकम के बेसिस पर कंपेयर किया जाता है तो वो कौन करता है, वो वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस में वर्ल्ड बैंक एक लेवल सेट करता है, और जब वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उन रिपोर्ट्स में वो क्राइटेरिया बताते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड मानी जाएगी, कौन सी डेवलपिंग मानी जाएगी, जो डेवलप हो रही है। ठीक है, फिर इसके बाद इनकम क्राइटेरिया तो देखा ही जाता है कि अगर हमें इवन स्टेट्स का कंपैरिजन भी करना है तो भी हम इनकम क्राइटेरिया को देखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया केरला, श्रीलंका और महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की इनकम सबसे ज्यादा है, फिर केरला की, और फिर बिहार की। तो हम किसको सबसे ज्यादा डेवलप्ड बोल सकते हैं, पीपल विल से महाराष्ट्र। बट हम दूसरे फैक्टर्स भी देखते हैं, जैसे कि पब्लिक फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट पीपल को प्रोवाइड करती है। अगर लोगों के पास पैसे बट वहां की गवर्नमेंट उन्हें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्योर एयर प्रोवाइड ही नहीं कर सकती, वहां नॉइस पॉल्यूशन है, तो उस पैसे का कोई फायदा ही नहीं। बट अगर एक जगह में पैसे आपके पास, आपकी इनकम इतनी नहीं है बट स्टिल आपको गवर्नमेंट आपकी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, सो दैट विल बी मोर डेवलप्ड एरिया। फिर हमने केरला देखा, केरला में एजुकेशन रेट बहुत ज्यादा है, विमेन को रिस्पेक्ट इक्वल मिल रही है, जेंडर इक्वालिटी है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जैसे 1 साल से छोटे बच्चों की डेथ हो जाती है, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है, तो वो भी वहां पर कम है। यानी वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं, वहां पर डेथ रेट कम है, बर्थ रेट ज्यादा है। डेथ रेट कम कब होता है, जब हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होती हैं। वहां पर इक्वालिटी है, ठीक है, पॉवर्टी बहुत कम है। तो ऐसे करके तो हम क्या कहेंगे कि महाराष्ट्र की इनकम ज्यादा होने के बावजूद केरला इज मोर डेवलप्ड देन महाराष्ट्र, और उसके बाद कौन सी स्टेट आती है, बिहार आती है। फिर इसके बाद एक होती है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि यूनाइटेड नेशन कंपेयर करता है। उसमें ही एजुकेशन स्टेटस, हेल्थ स्टेटस देखा जाता है और फिर कंपैरिजन किया जाता है कंट्रीज के बीच में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है BMI ऑफ अ पर्सन, बॉडी मास इंडेक्स। इसमें क्या करते हैं, एक पर्सन का वेट लेते हैं केजी में, डिवाइडेड बाय उसकी हाइट लेते हैं सेंटीमीटर में, और उस हाइट का स्क्वायर कर देते हैं। तो वेट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट, वेट होता है केजीज में, हाइट होती है सेंटीमीटर्स में। तो ऐसे करके आपका BMI आता है। अगर किसी पर्सन का BMI 18.5 से कम है तो वो अंडर वेट है, 25 से ज्यादा है तो वो पर्सन ओवर वेट होता है। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है हर एक पर्सन का कैलकुलेट किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करते वक्त, ये देखने के लिए कि कितने लोग अनहेल्दी हैं। एक हेल्दी पर्सन वही होता है जिसका BMI 18.5 से 25 के बीच में होगा। इसके बाद डेवलपमेंट की बात कर ही रहे हैं तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि गवर्नमेंट को या एक कंट्री के लोगों को डेवलपमेंट ऐसे करनी चाहिए कि डेवलपमेंट मस्ट टेक प्लेस इन सच अ वे दैट विद इफ यू आर फुलफिलिंग योर रिक्वायरमेंट्स, फ्यूचर जनरेशन की रिक्वायरमेंट्स को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, सो द डेवलपमेंट that fulfills the needs of the present generation without compromising the needs of future generation। यानी ऐसी डेवलपमेंट जहां पर फ्यूचर जनरेशन की नीड्स पर कोई भी मतलब नुकसान नहीं हो रहा, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा कर रखो। आप डेवलपमेंट करना चाहते हो, आप इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हो, बट आप रिसोर्सेज को, वाटर, सॉइल, एयर को इस तरीके से यूज कर रहे हो कि वो खराब होते जा रहे हैं कि आगे फ्यूचर जनरेशन के पास पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा। तो ये गलत होगा ना। तो अगर आपको डेवलपमेंट करनी है, जैसे इंडस्ट्रीज में पानी यूज करने के बाद अगर आप रिवर बॉडीज में थ्रो कर रहे हो तो आपको उसे ट्रीट करके, प्रॉपर प्योर करके, क्लीन करके ही डालना चाहिए ना, ताकि एक्वेटिक वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स को भी कोई नुकसान ना पहुंचे, वो पानी गंदा भी ना हो, पॉल्यूटेड भी ना हो। तो इसलिए कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक टॉपिक और आता है कि आपको रीन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करने चाहिए नॉन रीन्यूएबल की जगह। रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि रिन्यू हो सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इंस्टेड ऑफ नॉन रीन्यूएबल जैसे कोल और पेट्रोलियम, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं बनने में।
और नेक्स्ट आता है पोल्यूट नहीं करना चाहिए अपने रीन्यूएबल रिसोर्स को भी। वाटर एक रीन्यूएबल रिसोर्स है, आप यूज कर सकते हो जितना मर्जी, बट आप उसे जब पोल्यूट करते हो दैट इज द प्रॉब्लम। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे पास सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो 10 मिनट्स में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी मतलब देखो, हर एक पर्सन दो तरीके की एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। सबसे पहली आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कि पैसा कमाने के लिए की जाती है परफॉर्म। जैसे कि अगर कोई पर्सन पढ़ा रहा है, टीचर है वो, ठीक है, वो किसी स्कूल में पढ़ा रही है, तो उसके बदले में वो क्या लेंगी, पैसा लेंगी, शी विल टेक मनी इन रिटर्न। तो वो जो सैलरी है, मतलब वो जो एक्टिविटी है, वो पैसा कमाने के लिए हो रही है, दैट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट अगर वही सेम टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रही है, सो शी इज नॉट गेटिंग पेड फॉर दैट। जब आपको पैसे नहीं मिलते किसी काम के, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये काम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आप लव, इफेक्शन, इन सब चीजों के लिए करते हो, जैसे योर मदर कुकिंग फूड फॉर यू, या फिर अगर आप किसी गरीब को पैसे देते हो, किसी पर्सन की हेल्प कर रहे हो, पुअर पर्सन की, तो उसमें क्या हो रहा है, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ये रिटर्न में मुझे कुछ देगा। दैट इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो 3 तरीके की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, ये जो एक्टिविटीज है ना, ये मैंने डिवाइड करा है मतलब 3 सेक्टर्स में इंडियन इकोनॉमी के। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम नेचर से रॉ मटेरियल्स का यूज करके कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे प्राइमरी सेक्टर में आता है। जैसे कि फिशिंग। फिशिंग में क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, फिशेज वाटर से निकाल रहे हैं, तो फिश इज अ पार्ट ऑफ अ नेचर, नेचर का पार्ट है ना, तो हमने नेचर की एक चीज को यूज करा और उन फिशेज को बेचकर हम पैसा कमाते हैं। पीपल विल ईट दैट फिश। तो ये प्राइमरी एक्टिविटी है, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रहे हैं और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड सारी एक्टिविटीज प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। एग्रीकल्चर कैसे, जब हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो हमें विंड चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, सॉइल चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इनका यूज करके हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा मतलब ग्रो कर रहे हैं क्रॉप्स को जो कि हम मार्केट में सेल करेंगे। तो क्रॉप्स ग्रो हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज की हेल्प से, है ना। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। अब सपोज मैंने कॉटन प्लांट ग्रो किया, तो वो भी प्राइमरी सेक्टर में आएगा। अब मैंने कॉटन का यूज करके एक फैक्ट्री के अंदर कॉटन शर्ट में कन्वर्ट करा, दैट इज द सेकेंडरी सेक्टर या इंडस्ट्री रिलेटेड सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज आती है, जहां पर जो रॉ मटेरियल्स प्राइमरी सेक्टर में बने हैं उन्हीं को ही प्रोसेस किया जाता है ऐसे गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जिनकी वैल्यू ज्यादा है, दैट इज द सेकेंडरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज आती हैं, जैसे टीचर, डॉक्टर, ये लोग सर्विसेज देते हैं, उसके बदले में पैसा कमाते हैं। इसमें ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी आती है, जैसे रिक्शे वाले भैया, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज प्रोवाइडिंग यू सर्विस टू मेक यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, तो यहाँ पर आप उनको उनकी सर्विस के बदले में पैसा देते हो, दैट इज द टर्शरी सेक्टर। तो तीनों सेक्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अगर हम तीनों सेक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि तीनों सेक्टर्स में से कौन कौन सा सेक्टर कितना कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब जीडीपी क्या है, जीडीपी को कहते हैं हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक बिस्किट को बनाने के लिए आपको व्हीट चाहिए, शुगर चाहिए, एग चाहिए और जिस मशीन में वो बनेगा वो चाहिए। उसके पैकेट को बनाने के लिए आपको जो भी हम रैपर चाहिए उसकी ज़रूरत है। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो उस बिस्किट को मैन्युफैक्चर कर रहा है वो इन सब चीज़ों को खरीदेगा अलग अलग जगहों से। ठीक है, वो पैकेट के लिए पेपर भी खरीदेगा जो पेपर की फैक्ट्री से लेगा वो, ठीक है, वो व्हीट भी खरीदेगा एक फार्मर से। अब इन सब की वैल्यूज, ये सारी की सारी कॉस्ट उसकी लग रही है। सपोज उस पैकेट, वो 20 रुपीज़ का पैकेट है, उसकी कॉस्ट खुद मशीन्स को यूज़ करने में, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का यूज़ करके एक पैकेट की कॉस्ट ऑन एन एवरेज उसकी 10 रुपये आई। ठीक है, और मार्केट में वो अपना प्रॉफिट ऐड ऑन करके होलसेलर को बेच रहा है, फिर होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है, और ऐसे करके वो 20 रुपीज़ का आपके पास आया। तो जीडीपी में जो बिस्किट का पैकेट है उसकी वैल्यू 20 रुपीज़ काउंट होगी हमारी कंट्री की। हम उसमें अगर वीट की वैल्यू भी काउंट कर रहे हैं कि एक इस बिस्किट के पैकेट में इतना वीट लगा है, वीट की वैल्यू भी काउंट करी, वीट की वैल्यू सब कुछ ऑलरेडी मैंने दोबारा से अगर काउंट करा और 20 रुपीज़ और बिस्किट के काउंट करे तो ये तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। दोबारा समझते हैं, जो वीट, शुगर और रॉ मटेरियल्स मशीन में, जो मशीन चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है, ये सब इंटरमीडिएट गुड्स हैं।
यानी इन सब की वैल्यू, ये सारी कॉस्ट मैन्युफैक्चरर ने बेचते समय इंक्लूड कर ली है उस बिस्किट के पैकेट में। अब मैं बिस्किट के पैकेट की कॉस्ट भी काउंट करूं, साथ में दोबारा से उस व्हीट वगैरह की कॉस्ट काउंट करूं, तो ये तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो जीडीपी काउंट करते वक्त हम डायरेक्टली फाइनल गुड्स की वैल्यू काउंट करते हैं, जो कि डायरेक्टली जो रिटेलर है बेच रहा है, शॉपकीपर मार्केट में बेच रहा है, सर्विस दे रहा है लोगों को सेल करने की। ठीक है, तो हम सिर्फ डायरेक्टली फाइनल गुड्स की वैल्यू काउंट करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की वैल्यू काउंट नहीं करते। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम आते हैं हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर में कैसे चेंजेस आए, तो हमारी कंट्री एक एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री है। पहले एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा था, एग्रीकल्चर में ही लोग एम्प्लॉयड भी सबसे ज़्यादा थे और जीडीपी भी सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर ही कंट्रीब्यूट करता था, यानी सबसे ज़्यादा पैसा नेशनल इनकम में प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता था। बट अब चेंज क्या है हमारी सोसाइटी में, प्राइमरी सेक्टर जीडीपी में कम कंट्रीब्यूट कर रहा है अब, और टर्शरी सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि हमारी कंट्री में इंजीनियर्स ज़्यादा बन रहे हैं, तो आईटी सेक्टर से ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी में हमारी कंट्री की। सेकेंडरी सेक्टर अभी भी हमारा वहीं का वहीं है। बेसिकली ट्रेंड ऐसा होता है कि प्राइमरी सेक्टर ग्रो हुआ, फिर प्राइमरी रुकता है, सेकेंडरी ज़्यादा लेवल से ग्रो होता है, फिर टर्शरी ग्रो होता है। बट हमारी कंट्री में प्राइमरी ग्रो हुआ, उसके बाद प्राइमरी रुका, सेकेंडरी अभी भी उसी लेवल पर है और टर्शरी सेक्टर ज़्यादा है। ये तो ट्रेंड हमारे पास ये समझ आ गया। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आज भी हमें कौन सा सेक्टर प्रोवाइड करता है, प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि टर्शरी सेक्टर में सारे के सारे इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे लोग हैं, तो एक पर्सन भी इतना ज़्यादा काम कर रहा है कि वो जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, एक पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा रहा है, तो इसलिए टर्शरी सेक्टर जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है अब। ठीक है, यानी उसमें एम्प्लॉयड तो कम लोग हैं, बट वो इतने प्रोफेशनल हैं कि वो ज़्यादा पैसा कमा पा रहे हैं। बट प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, बट स्टिल वो इतना पैसा नहीं कमा पा रहे, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम किस चीज़ की है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि लोग काम तो कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है दैट पीपल आर वर्किंग बट दे आर एक्चुअली नॉट। बेसिकली उनके पास एजुकेशन और स्किल्स नहीं है, तो उन्हें काम नहीं मिलता कहीं पे, तो एक ही फार्म में वही सेम लोग, मतलब अगर वो पर्सन काम ना करे ना उस फार्म में तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बट एक ही फार्म में ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करने के लिए आ जाते हैं। सो दे आर वर्किंग, बट उनका कोई नीड नहीं है वहाँ पर काम करने की, अगर वो काम नहीं भी करेंगे तो भी प्रोडक्शन लेवल उतना ही रहेगा। दिस इज वॉट वी कॉल डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि वो काम कर रहे हैं बट उनके काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट इज वॉट वी सी इन एग्रीकल्चर। तो एम्प्लॉयमेंट में तो काउंट हो गया कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर से मिल रही है, बट वो इतना अर्न ही नहीं कर पा रहे और जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। और हमारी कंट्री में सर्विस सेक्टर ग्रो ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ पर गवर्नमेंट इतना पैसा इन्वेस्ट ही नहीं कर रही। अगर इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेंगी तो जो लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जहाँ पर उन्हें वेजेस भी नहीं मिल रहे, वो इंडस्ट्रीज़ में जाकर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि हमारा टर्शरी सेक्टर क्यों ग्रो हो रहा है। इसका पहला रीज़न है, देखो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रो करेगा अगर, तो टर्शरी तो ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगा। क्यों टर्शरी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में जो गुड्स, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करवाना है, कम्युनिकेट करना पड़ता है डीलर्स को एक दूसरे के साथ, तो टर्शरी सेक्टर अपने आप ग्रो करता है। सेकेंड रीज़न है इसका, आजकल लोगों का इनकम लेवल इंक्रीज हो गया है। इनकम लेवल इंक्रीज होने से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ानी है उन्हें, वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज मांगते हैं, जैसे कि कैब की सर्विसेज भी चाहिए अब लोगों को। सो दैट इज़ वाई हमारा टर्शरी सेक्टर ग्रो हो रहा है इनकम लेवल की वजह से। नेक्स्ट इज टूरिज्म। टूरिज्म हमारी कंट्री में बढ़ता चला जा रहा है, पीपल आर गोइंग ऑन टूर्स, जो कि एक सर्विस है जिस वजह से सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल लेवल, हमारी कंट्री में लोगों का बढ़ चुका है, एजुकेशन लेवल बढ़ने की वजह से सारे के सारे लोग आईटी सेक्टर्स और ऐसी इनेबल्ड सर्विसेज में जा रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारा फिफ्थ रीजन आता है कि अब हर पर्सन को कुछ बेसिक सर्विसेज चाहिए ही चाहिए लाइफ में, जैसे हॉस्पिटल की सर्विस, एजुकेशन, टीचिंग की सर्विस। तो ये सर्विस तो बेसिक सर्विसेज हैं, इस वजह से भी टर्शरी सेक्टर हमारा ग्रो कर रहा है। ये आप रीजंस लिख सकते हो। अब नेक्स्ट आता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड होते हैं। कैसे? इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि जो भी प्राइमरी सेक्टर में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो सारे के सारे गुड्स सेकेंडरी सेक्टर यूज करता है। तो अगर प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल्स नहीं बनाएगा, कॉटन नहीं बनाएगा, तो कॉटन शर्ट कैसे बनेगी? सो सेकेंडरी सेक्टर डिपेंड्स ऑन प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट आता है प्राइमरी सेक्टर भी सेकेंडरी सेक्टर पर डिपेंड करता है। किस चीज़ के लिए? मशीन्स का यूज कर रहे हैं आजकल एग्रीकल्चर में हम, तो मशीन्स कहाँ से बनती है? सेकेंडरी सेक्टर में बनती है। थर्ड,
प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर पर डिपेंड करते हैं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए, कि सामान को ट्रांसपोर्ट करना है मार्केट तक और कम्युनिकेट करना है कस्टमर्स के साथ। ओके, टर्शरी सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर ये दोनों सेक्टर्स नहीं होंगे तो क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे वो लोग, है ना, किस चीज़ का कम्युनिकेशन होगा, तो इसलिए वो वाली टर्शरी सेक्टर भी इन दोनों सेक्टर्स पर डिपेंड करता है। सो दैट्स हाउ दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। अब हमारी गवर्नमेंट में हमने ये नोटिस करा कि हम कितने सारी सेक्टर्स में अपनी एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं मल्टीपल ऑफ सेक्टर्स में। सबसे पहले तो एजुकेशन सेक्टर में ही हम 35 लाख से भी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पर टीचर्स अवेलेबल नहीं है, तो हम टीचिंग की जॉब में भी ऐसा कर सकते हैं। हम टूरिज्म में, हमारी कंट्री की इतनी कल्चरल हेरिटेज साइट है, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिच कल्चर है, तो हम टूरिज्म को जनरेट कर सकते हैं अपनी कंट्री में और वहाँ पे गाइड वगैरह बनकर भी पैसा कमा सकते हैं टूरिस्ट से। नेक्स्ट आता है हेल्थ सेक्टर में नर्सेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करके, तो बहुत सारे एरियाज में इवन लोगों को लोन देकर, कम पैसों में लोन देकर, हम कम इंटरेस्ट में लोन देकर लोगों को क्या कर सकते हैं, इंकरेज कर सकते हैं कि वो अपने छोटे छोटे बिजनेसेस, स्टार्टअप्स को सेटअप करें और कंट्री में नेशनल इनकम को बढ़ाएं। फिर इसके बाद एक गवर्नमेंट ने एक्ट भी लॉन्च किया था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट MG नरेगा 2005, जिसमें गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि हर एक पर्सन को 100 डेज लेबर वेजेस के हिसाब से जॉब मिलेगी और अगर वो नहीं दे पाए तो वो उन्हें परमानेंट जॉब भी प्रोवाइड करेंगे। अब इसके बाद जॉब, मतलब जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अलग अलग सेक्टर्स में जॉब कर सकते हैं। एक आता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक आता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है जहाँ पर आपको, जैसे अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हो, वहाँ पर आपको लीव लेनी है तो आपको पेड लीव्स मिलती है, मैटरनल लीव मिलती है। आप, मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर आपने छुट्टी ली तो आपके पैसे कट जाएंगे। सो देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ पेड लीव्स ऑल्सो। फिर आपकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी होती हैं, वर्किंग आवर्स ज़्यादा नहीं होते, आपको मतलब एकदम जायज़ वर्किंग आवर्स होते हैं जिसमें आप काम करते हो। वर्किंग आवर्स के अलावा आपसे कम्युनिकेट नहीं किया जाता, है ना। और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ और इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, आपको इवन कई बार आजकल कंपनीज इंश्योरेंस वाली फैसिलिटी भी एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती हैं, उन्हें प्रोविडेंट फंड देती है। तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी जो लोग दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, जैसे डेली वेज वर्कर्स हो गए हमारे, तो वो क्या कर रहे हैं, अगर उन्होंने एक दिन काम पे नहीं गए तो उनको जॉब से निकाल दिया जाता है, वो कोई और पर्सन आ जाते हैं, उनको पैसे नहीं मिलते ना उस दिन के। सो उनकी पेड लीव्स नहीं होती, वर्किंग कंडीशंस बहुत ख़राब होती है, वर्किंग आवर्स बहुत लॉन्ग होते हैं, कोई भी इंसेंटिव नहीं होता उनके पास। सो दैट इज़ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। एक होता है पब्लिक सेक्टर, यानी अगर आप जॉब गवर्नमेंट के अंडर कर रहे हो तो आप पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे हो, और अगर आप कोई जॉब किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अंडर कर रहे हो तो आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो। ठीक है। अब इसके बाद प्राइवेट और पब्लिक में अगर हम एक क्वेश्चन देखें जो आता ही आता है, वो ये है कि पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करता है कैसे। अगर हम देखें कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स की इंडस्ट्रीज चल रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, तो गवर्नमेंट की भी चल रही हैं, बट प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी कुछ इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। तो जो इंडस्ट्रीज प्राइवेट इंडिविजुअल्स ला रहे हैं, अगर वो अपने पैसों से सब कुछ चलाएं ना, तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है कि नए नए इंडिविजुअल्स इंडस्ट्रीज सेटअप करें जिससे कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ जाए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी प्रोवाइड करती है, वाटर सप्लाई पर सब्सिडी प्रोवाइड करती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की हम एक्चुअल कॉस्ट देखें तो वो बहुत ज़्यादा है, बट गवर्नमेंट उसे कट कर देती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए। सो दैट्स हाउ गवर्नमेंट उन्हें लोन भी प्रोवाइड करती है, बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को, और इन प्राइवेट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट किया जाता है। सो हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो चुका है। द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी हैव टू कंटिन्यू विद इज मनी एंड क्रेडिट। मनी क्या है, कोई भी चीज़ अगर आपको खरीदनी होती है, आप उसकी पेमेंट करते हो, उसके रिटर्न में आपको वो सामान मिल जाता है। सो दैट इज द यूज ऑफ मनी ना, कि मनी का कितना यूज है, आप कुछ भी खरीद सकते हो विद द हेल्प ऑफ मनी। पहले कौन सा सिस्टम चलता था, पहले चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसके बदले में आपको कोई अपना सामान उन्हें देना पड़ता था। अब मान लो आपको किसी पर्सन के शूज़ पसंद आ गए, आपको उससे शूज़ चाहिए, और अब आपने कहा कि आप मेरे से वीट ले लो, मेरे पास वीट है, या मेरे पास एप्पल्स हैं, आप ये ले लो, पर वो पर्सन देना ही नहीं चाहता। तो ऐसा होना चाहिए कि वो भी पर्सन रेडी है, वो भी आपकी चीज़ लेने के लिए रेडी है, और आप भी उसे अपनी ये वाली चीज़ देने के लिए रेडी हो, है ना। तो जब दोनों की ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी जाकर ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स अगर होगा, कोइंसिडेंट होगा कि दोनों को ही एक दूसरे की चीज़ें चाहिए, तभी बार्टर सिस्टम
कंटिन्यू हो सकता है, इसलिए मनी का कंसेप्ट आया। पहले कौन से मतलब पेपर मनी तो अब यूज करते हैं, पहले अलग अलग स्टोन्स की मनी बनी, फिर सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स की मनी बननी शुरू हो गई, एंड नाउ वी आर हैविंग द कंसेप्ट ऑफ पेपर मनी। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं। तो अब हमारे पास बैंक की फैसिलिटी है डिमांड डिपॉजिट, मतलब अब हम अपना पैसा बैंक्स में जो है डिपॉजिट करवा देते हैं, और जब हमें निकालना होता है हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग हम वो पैसा निकाल लेते हैं। दैट इज व्हाट वी कॉल डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट का कंसेप्ट भी अब हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट इज चेक फैसिलिटी, अब हमारे पास अवेलेबल है। चेक फैसिलिटी मतलब सपोज आपको किसी को पेमेंट करनी है, तो आपने क्या करा, आपके पास एक चेक बुक थी, आपने लिख दिया कि मेरे बैंक से इतने पैसे मेरे बैंक अकाउंट से कट करके इस पर्सन के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो वो एक चेक है। चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट जो कि बता रहा है कि कहां से किस बैंक अकाउंट से पैसे किस बैंक अकाउंट में जाने चाहिए। सो चेक फैसिलिटी अब हमारे पास अवेलेबल है। डिमांड डिपॉजिट्स की फैसिलिटी अब हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट आता है लोन एक्टिविटीज बाय बैंक। बैंक में लोन की एक्टिविटी किस तरीके से होती है। सबसे पहले हम देखते हैं लोन यानी क्रेडिट, ये अच्छा है या बुरा है। लोन कुछ लोगों को अच्छी टर्म लगती है, कुछ लोगों को बुरी टर्म लगती है। तो हम दो सिचुएशन देखते हैं। एक सिचुएशन है कि सपोज एक शॉपकीपर है और वो शूज मैन्युफैक्चर करता है, तो उसके पास ऑर्डर आया कि आपको 50 शूज मैन्युफैक्चर करने हैं, क्योंकि सपोज देयर इज अ वेडिंग इन माय फैमिली, और अब वो एक बहुत रिच पर्सन था, उसने कहा कि मैं ये शूज जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा एज अ गिफ्ट। तो ऐसा कुछ ऑर्डर उसके पास आया है। अब उसने क्या किया, उसने कुछ टाइम के लिए ज्यादा से ज्यादा लेबरर्स को हायर करा कि अपना ऑर्डर भी पूरा करता हूँ, इससे मेरे कस्टमर्स भी बढ़ जाएंगे और आगे, है ना। उसने नए लेबरर्स को हायर कर लिया। अब वो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए भी उसे पैसा चाहिए, तो उसने क्या करा, इस पैसे के लिए उसने लोन ले लिया। अब लोन लेने के बाद उसने क्या करा, अपना ऑर्डर फिनिश किया। तो उसके बदले में उसके कस्टमर ने अर्ली ऑर्डर फिनिश होने पर उसे अच्छे से बहुत अच्छी अमाउंट दी, और अब उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव हो गई, क्योंकि उसने बहुत ही बड़ा ऑर्डर, इतना पैसा बहुत ही कम टाइम में कमा लिया, और उसने अपना लोन रीपे भी कर दिया और प्रॉफिट भी अर्न कर लिया। अब उसकी सिचुएशन अच्छी है। सो दिस वॉज द गुड थिंग ऑफ लोन, कि लोन लेने का उसे फायदा हुआ। दूसरी तरफ एक फार्मर था और उसने क्या करा, लोन लिया अपना, मतलब ताकि वो अगले साल की क्रॉप्स को ग्रो कर सके, उसने भी लोन लिया। ठीक है, अब क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए लोन तो ले लिया, बट क्या हुआ, उसकी क्रॉप्स फेल हो गई किसी रीजन की वजह से, जैसे बारिश आ गई बहुत तेज या हेल स्टॉर्म की वजह से उसकी क्रॉप्स फेल हो गई। अब क्या हुआ, अब उसके पास बेचने के लिए तो क्रॉप्स है नहीं जहां से उसने पैसा कमाना था, जहां से उसने लोन चुकाना था। अब लोन को चुकाने के लिए उसने थोड़ी सी जमीन बेच दी कि ये लोन तो पूरा हो कम से कम मेरा। अब यहाँ पर क्रेडिट की वजह से, लोन लेने की वजह से उसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिचुएशन और खराब हो गई। अब उसके पास कम लैंड बचा हुआ है ना। तो यहाँ पर लोन ने एक नेगेटिव वे में काम करा। तो लोन पॉजिटिव वे में तभी काम करता है जब आप श्योर हो कि आपका ये काम पूरा हो जाएगा और आप इसे रीपे कर सकते हो। एग्रीकल्चर एक अनसर्टेन एक्टिविटी है जहां पर लोन बहुत ही ज्यादा रिस्की वेंचर होता है। ठीक है, अब बैंक्स में अगर हम लोन पे कर रहे हैं तो बैंक पैसा कैसे कमाता है और बैंक काम कैसे करता है। सपोज देर आर 3, मतलब एक बैंक है, यहाँ पर मिस्टर ए है एंड देर इज सम मिस्टर बी। मिस्टर ए के पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा था। मिस्टर ए ने कहा मैं क्या करता हूँ, इस पैसे को अपने घर में रखने की जगह बैंक में डिपॉजिट करवा देता हूँ। ठीक है, अब उसके पास सेविंग्स थी, तो मिस्टर ए ने डिपॉजिट करी मनी बैंक में। सपोज ही डिपॉजिटेड 1 लाख रुपीज इन बैंक। ठीक है, 1 लाख रुपीज डिपॉजिट करवाने के बाद किसी और मिस्टर बी को पैसों की जरूरत थी, उसे लोन चाहिए था। मिस्टर बी बैंक के पास आया कि मुझे ना 1 लाख रुपीज की जरूरत है। बैंक के पास वो फंड्स अवेलेबल थे। बैंक ने क्या करा, 1 लाख रुपीज मिस्टर बी को दे दिए। अब मिस्टर बी से कहा कि आपको ये 1 साल के अंदर, जैसे टाइम पीरियड मेंशन किया जाता है कि कितने टाइम में वापस करने हैं। अब मिस्टर बी ने वो लोन 1 साल के लिए लिया। अब 1 साल बाद मिस्टर बी आए उस लोन को पे बैक करने के लिए। तो जब मिस्टर बी वापस आते तो बैंक ने क्या कहा कि अब आपको 1 लाख से कुछ पैसे एक्स्ट्रा वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने आपको पैसे तब दिए थे जब आपको जरूरत थी। तो बैंक ने सपोज कहा कि आप एक काम करो, आप हमें 1,20,000 रुपीज वापस करो। तो मिस्टर बी ने 1,20,000 वापस करे, 20,000 बैंक को मिल गए। अब मिस्टर ए ने बोला कि मैंने भी तो आपके बैंक में डिपॉजिट करा है, मैं चाहता तो किसी और बैंक में करा सकता था, तो मुझे भी पैसे दो। तो बैंक ने कहा ठीक है, आप 1 लाख अपने वापस लो और उसके साथ एक्स्ट्रा में 5,000 रुपीज ले लो। अब 1,20,000 मिस्टर बी से लिए, 1,05,000 रुपीज मिस्टर ए को दिए, बचे हुए 15,000 ये इनकम होती है बैंक की। ये तो मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली, और मोस्टली अब आपका हो गया कि ऐसे तो हमारे पास मतलब सिचुएशन हो सकती है ना कि जिसने डिपॉजिट कराए थे वो पैसा वापस मांगने आ जाए अपना।
तो ऐसा नहीं होता। देखो, बहुत सारे लोग पैसा जमा कराते हैं बैंक में और बहुत सारे लोग लोन लेते हैं बैंक से। तो बैंक मोस्टली 15% अमाउंट हमेशा अपने पास, जितना भी डिपॉजिट करवाया है वो अपने पास एज ए रिजर्व रखते हैं, क्योंकि एक ही दिन में सारे डिपॉजिटर तो आ नहीं सकते ना कि पैसा वापस करो। तो कोई भी आता है तो उस 15% अमाउंट में से निकाल के उसे उस टाइम के लिए वापस कर दिया जाता है। ठीक है, अब ये हमारा बैंक की कैसे इनकम होती है, बैंक पैसा कैसे कमाता है, ये सारा हो गया। अब अगर किसी को लोन लेना होता है तो उसे, बैंक तो श्योर नहीं है ना कि वो लोन वापस करेगा या नहीं करेगा, तो उसे एक कोलेट्रल यानी एक सिक्योरिटी बैंक के पास रखनी पड़ती है, जैसे अपने घर के कागज या गोल्ड या कुछ भी ऐसा, कि अगर आप लोन पे बैक नहीं करोगे तो ये कोलेट्रल हमारे पास रखवा दो। तो ऐसे ही टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी लोन लेने के लिए कुछ क्रेडिट की कंडीशंस होती हैं, यानी बहुत सारे डॉक्यूमेंट, कैसे आप पैसा वापस करोगे और बहुत सारी चीजें आपको लिखवानी पड़ती हैं बैंक के पास, तभी जाकर आपको लोन मिलता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट, यानी अगर आप कहीं से लोन ले रहे हो तो दो सेक्टर होते हैं, एक फॉर्मल सेक्टर और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब अगर आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मनी लेंडर्स, इन सब लोगों से लोन लेते हो। फॉर्मल सेक्टर होता है जब आप बैंक या गवर्नमेंट से लोन ले रहे हो, वो फॉर्मल सेक्टर, या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से आप लोन लेते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट के पास रजिस्टर होती है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्रेडिट का जो भी काम होता है, लोन वगैरह का, ये सब कुछ कौन संभालता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो बैंक वो चेक भी करते हैं कि बैंक किस किस को लोन दे रहे हैं, वो सिर्फ रिच पीपल को ही तो नहीं लोन दे रहे, वो पुअर पीपल की भी हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये सब भी देखा जाता है। फिर वो देखते हैं कि बैंक अपने पास कितना पैसा 15% संभाल के रख रहे हैं या नहीं रख रहे, बैंक कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे रहे हैं। तो ये सारी फंक्शनिंग कौन ध्यान रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बट इनफॉर्मल सेक्टर में तो ऐसा नहीं होता, तो पीपल को कहाँ से लोन लेना चाहिए? फॉर्मल सेक्टर से लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है। ठीक है, अब फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन में एक कोऑपरेटिव्स भी आते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? जैसे 10-12 जने थे, इन 10-12 जनों ने क्या किया, अपना पैसा एक साथ मिला लिया, 20 रुपए सबने मिला लिए सपोज, है ना। 10 जनों ने मिलाए 20 रुपए, तो उनके पास 200 रुपीज हो गए। अब ये जो 200 रुपीज थे, अब हमने क्या करा, जैसे कमेटी टाइप होता है, ये 200 रुपीज एक पर्सन को दे दिए कि आपको अभी जरूरत है ना 200 रुपीज की, अभी आप रखो, फिर अगले महीने आप ले लेना ये 200, अगले महीने आप ले लेना 200, अगले महीने आप ले लेना 200। मतलब बेसिकली 20 रुपीज सबने इकट्ठे करे, 200 रुपीज इकट्ठे हुए, अब 200 रुपीज किसी एक पर्सन को दे दिए। ऐसे करके 10 जनों को 200 रुपीज मिल गए एक एक करके। आपको दिए 200, अब उसने वापस करे, अब ये 200 आप रख लो, अब आप वापस करो, अब ये 200 आप रख लो, अब आप वापस करो, अब ये 200 आप रख लो, आप वापस करो, अब 200 आप रख लो। ये एक सिचुएशन होती है। ठीक है, सबने 20 मिलाए, बट 200 रुपीज का यूज उन्हें करने को मिल गया 20 रुपीज देकर, इसमें कोई कोलेट्रल नहीं होता। तो ये भी एक फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली एग्जाम्स में पूछा ही जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या होता है? वही सेम जो मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला बताया, कि पीपल अपने पैसे पूल करते हैं, मिलाने के बाद जो अमाउंट आती है एक एक करके लोन की तरह सबको दे दिया जाता है, वो वापस करता है, फिर दूसरे पर्सन जिसको जरूरत है उसको दे दिया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कई बार क्या करते हैं, इन्हें गवर्नमेंट से लोन चाहिए बहुत ज्यादा, है ना, तो ये बैंक के पास जाते हैं। वैसे तो पुअर पीपल को लोन बैंक नहीं देता, क्योंकि इनके पास ना कोलेट्रल होता, ना इनके पास डॉक्यूमेंटेशन होती, तो इन्हें इनफॉर्मल सेक्टर से ही लेना पड़ता है। बट ये लोग जब बैंक के पास जाते हैं, तो SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जब जाते हैं, तो ये बैंक जो है इनको लोन देने के लिए रेडी है, बिकॉज देयर आर अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो इन्हें लोन भी बैंक से बहुत ईजिली मिल जाता है। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मोस्टली विमेन बनाती हैं, तो इसका बेस्ट बेनिफिट है कि विमेन भी सेल्फ रिलायंट हो जाती है। कई बार उन्हें पैसों की जरूरत है तो उन्हें कहीं से मांगना नहीं पड़ता, रूरल विमेन की हेल्प हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक। तो मोहम्मद यूसुफ थे जिन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जहां पर लोगों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता था। सो दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। और ये आज इतने सारे बैंक्स एस्टैब्लिश हो चुके हैं, कितनी ब्रांचेज हैं और बांग्लादेश में कितनी ज्यादा लोगों की हेल्प हुई थी। सो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। सो द नेक्स्ट चैप्टर इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में बेसिकली व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? इट इज कॉल्ड इंटरलिंकिंग ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड की जब डिफरेंट कंट्रीज लिंक हो रही हैं एक दूसरे के साथ, यानी बेसिकली एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, कम्युनिकेशन और इन सब फैसिलिटीज की वजह से जब कंट्रीज मिल जाती हैं, उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब जब हम अपनी कंट्री का सामान बाहर भेज रहे हैं, बाहर की कंट्रीज का सामान हमारी कंट्री में आ रहा है, इससे आप लोगों के पास चॉइस बढ़ जाती है, आप ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद पाते हो, है ना। आप दूसरी कंट्रीज का सामान, दूसरी कंट्रीज की फैसिलिटीज भी परचेज कर सकते हो। दैट इज व्हाट वी कंसिडर एज ग्लोबलाइजेशन।
ठीक है, अब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन बढ़ने का कंसेप्ट कहाँ से आया? मल्टीनेशनल कंपनीज से। मल्टीनेशनल कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं? सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो मल्टीपल नेशंस में वर्क कर रही हैं ताकि उनकी कॉस्ट बच सके। सपोज देयर इज अ कंपनी जिनका हेडक्वार्टर यूएसए में है, जहां पर उन्होंने मॉडल और डिजाइन प्लान सब कुछ प्रिपेयर किया उस कार को बनाने के लिए। उन्होंने अपने सारे के सारे पार्ट्स जो थे, जितने भी पार्ट्स होते हैं उस कार के, वो सारे चाइना में मैन्युफैक्चर करे क्योंकि वहां पर सस्ते में हो रहे थे। तो वहां पर उन्होंने मैन्युफैक्चर कर दिए। फिर सारे पार्ट्स को असेंबल उन्होंने इंडिया में करा और उसके बाद उस प्रोडक्ट की मार्केट सेंट्रल अमेरिका और मेक्सिको में थी, तो वहां पर उन्होंने उस प्रोडक्ट को बेच दिया। तो ऐसी कंपनी जो मल्टीपल नेशंस में ऑपरेट होती है उसे एमएनसी कहते हैं। इस कंपनी ने सपोज अपने कॉल सेंटर्स इंडिया में सेटअप करे क्योंकि इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग और इंग्लिश स्पीकिंग एक्सपर्ट्स हैं और बच्चे इंजीनियर्स हैं मोस्टली, तो उनको प्रोडक्ट की फंक्शनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज भी होती है और अगर कोई दिक्कत है तो वो कस्टमर उनसे बात कर सकते हैं ईजिली। तो ऐसे करके जब एक कंपनी अपनी कॉस्ट बचाती है तो उसे एमएनसी कह रहे हैं। अब एमएनसी क्या कर रही है? मल्टीपल नेशंस में वर्क कर रही है, यानी मल्टीपल नेशंस एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए ना। सो दैट्स हाउ ग्लोबलाइजेशन इज एक्टिंग, कि अलग अलग कंट्रीज एक दूसरे से मिल रही है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि जिनकी स्टार्टिंग इनिशियली इंडिया में हुई, जिनके हेडक्वार्टर्स इंडिया में है और उन्होंने अपना पूरा बेस पूरे वर्ल्ड में फैला दिया। इस तरीके से प्रोडक्शन इंटरलिंक्ड हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, यानी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज लिंक हो गई एक दूसरे के साथ प्रोडक्शन के टाइम पर। ठीक है, और ऐसे करके एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो एमएनसीज। अब अगर कोई एमएनसी इंडिया में आई, कोई कंपनी, तो वो इंडिया में क्या करेगी? पहले जगह खरीदेगी, लैंड परचेज करेगी, उसके बाद वो इंडिया से ही प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, है ना। इंडिया के लोगों को एम्प्लॉय करेंगे काम करने के लिए, तो हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई। इसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब कोई बाहर की कंट्री इंडिया में आकर पैसा इन्वेस्ट कर रही है। तो इस इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने से मतलब हमारी कंट्री की इनकम बढ़ जाती है। सो दैट्स द बेनिफिट दैट वी रिसीव एक एमएनसी के सेटअप होने पर। हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। इवन अगर एक एमएनसी इंडिया में आएगी तो अपने साथ साथ जो भी टेक्नोलॉजी को यूज करें वो भी लेकर आएंगे। सो न्यू टेक्नोलॉजी भी हमारी कंट्री में आती है। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग एन एमएनसी इन आवर कंट्री। तो हमारी कंट्री के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, नेशनल इनकम हमारी कंट्री की बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी कंट्री में, और साथ साथ ये लोग नई टेक्नोलॉजी को भी लेकर आएंगे। फिर इसके बाद मार्केट्स भी इंटीग्रेट हो जाती हैं। तो बेसिकली देयर इज एन इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज इंटीग्रेट हो रही हैं। और ये इंटीग्रेशन अब क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, तो इजीली उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना इजी है, कम्युनिकेशन बढ़ चुकी है। अब मार्केट्स हम वर्ल्ड में फैला लेते हैं आजकल लोग, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ चल रहा है ना। तो ऑनलाइन सब लोग शॉपिंग करते हैं और वर्ल्ड के किसी भी कोने से आप कोई भी चीज खरीद सकते हो। दैट इज ग्लोबलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन क्या है? देखो, पहले ना 1991 से पहले हमारी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी कि इंपोर्ट नहीं होगा कोई भी गुड, एक्सपोर्ट हो सकता है, ताकि हमारे जो मार्केट में शॉपकीपर्स हैं उन्हें नुकसान ना हो। बाहर के गुड्स अगर कंट्री में आएंगे तो इंडियंस जो है सब सामान खरीदेंगे ना, उनका भी खरीदेंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। बट जब 1991 में ये ट्रेड बैरियर्स हटा दिए, ये जो टैक्स लगता था गुड्स इंपोर्ट होने पर, ये हटा दिए 1991 में, तो इससे बेनिफिट मिल गया हमें कि हमारी चॉइसेस बढ़ गई। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान मिल रहा है और अब हमारे शॉपकीपर्स या जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी बेटर क्वालिटी का गुड बनाते हैं, क्योंकि अब कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है। तो लिबरलाइजेशन हुआ और ग्लोबलाइजेशन हमारी कंट्री में आ गया। ये चैप्टर अभी सिर्फ इतना है और बाकी हमारा रिमूव हो चुका है सिलेबस से। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर वर्ड्स। थैंक यू सो